हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा, आवाज आ रही है? यस सर। Yes. यस सर। अच्छा अच्छा, चलो देखो कहाँ। आ, एक सेकंड। देखो बच्चों, हम जो कल पढ़ रहे थे वो ये था कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। मैंने पूरा डायग्राम समझा दिया है, किसी को उसमें कोई डाउट है? डायग्राम मतलब जिसमें मैंने बोला कि आप इसको दो पार्ट्स में बांटो, कि इम्पॉसिबिलिटी, और उसके बाद दो पार्ट थे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड था सुपरवीनिंग। और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फिर हमने तीन पार्ट्स में बांट लिया था, नोन टू बोथ, अननोन टू बोथ, एंड थर्ड था नोन टू वन ओनली। याद है सबको? यस सर। Yes, sir. और Yes, सेकंड sir. पोर्शन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था बट परफॉर्मेंस से पहले जो है इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन वो इम्पॉसिबिलिटी वास्तव में इम्पॉसिबिलिटी है या नहीं है, दैट विल बी एग्जामिन्ड। और उसको एग्जामिन करने के लिए मैंने तुम्हारे को तीन पॉइंट्स बना दिए थे, कि वो शॉर्ट टाइम की इम्पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है, डिफिकल्टी ना हो, या कमर्शियल नेचर की ना हो, ठीक है ना? Short time. हाँ, शॉर्ट टाइम तो वो मैंने जो भी है मैंने नोट करा दिए थे। तो उसी को थोड़ा सा एक बार सेक्शन 56 के हिसाब से पढ़ लो। सेक्शन 56 में तो एक लाइन में कह दिया, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। क्लियर कह दिया उन्होंने कि भाई इम्पॉसिबल वाली तो जो भी बात होगी वॉइड होगी। इसमें चाहे वो दोनों पार्टी को पता था तो भी वॉइड, नहीं पता था तो भी वॉइड, एक को पता था तो भी वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट पर करने के बाद परफॉर्मेंस से पहले नेचुरल वे वाली इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो भी वॉइड। यानी रहना तो वॉइड ही है, बट हमें ये देखना है कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी या नहीं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक ही केस में फिक्स होती है, वो कब? जब पार्टी को पता था कि चीजें इम्पॉसिबल हो गई हैं, लेकिन उसने दूसरी पार्टी को नहीं बताया। इसको समझने के लिए 56 पे आ जाओ, पेज नंबर 1.7। 1.7. हाँ ठीक है, एक जरा शीट फिर इधर उधर हो। हाँ जी, ये है देखो। तो इसके दो दो पार्ट दे रखे हैं। पहला हेडिंग दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकम इम्पॉसिबल, यानी आफ्टरवर्ड्स बिकम इम्पॉसिबल। इट मींस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कई बार एग्जांपल आपको दिया है कि आपने सीए की क्लासेस ली, मतलब क्लासेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्लासेस शुरू होने से पहले लॉ चेंज हो गया कि अब सीए फाउंडेशन पढ़ना मतलब जो है अनलॉफुल हो जाएगा। तो उसके बाद आप ना आप पढ़ पाओगे ना हम पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब थिंग्स इम्पॉसिबल हो जाएंगी। तो यही चीज दे रखी है, मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन सेकंड जो हेडिंग दे रखा है, इसको हेडिंग से समझ लो, कंपनसेशन फॉर लॉस। कौन सा लॉस? जो जो फी हमने दी थी. हाँ, दो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस से जो लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेशन। अब नॉन परफॉर्मेंस और इम्पॉसिबल कैसे होगा? तो इसको देखो, वेयर वन पार्टी हैज प्रॉमिस टू डू समथिंग, यानी उसने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई मैं पढ़ा दूंगा आपको, विच ही न्यू, यानी मैं जानता था, या मैं थोड़ा सा भी पता कर सकता था विद रीजनेबल डिलीजेंस, यानी अगर मैं थोड़ी सी भी मतलब एक्टिव रहता तो मुझे पता लग जाता, माइट हैव नोन लिखा भी है कि माइट हैव नोन, मुझे पता लग जाता। एंड विच द प्रोमिस डिड नो, और ये बात तुम्हें नहीं पता थी। क्या पता थी? कि सीए फाउंडेशन पढ़ाना और पढ़ना अनलॉफुल डिक्लेयर हो गया है। मुझे पता था या मैं जान सकता था, बट तुम्हें नहीं पता था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया? प्रॉमिस टू डू, मैंने कहा फिर भी मैं पढ़ा दूंगा जबकि मुझे पता था। और है चीज क्या?
टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, जबकि वो सिचुएशन अनलॉफुल हो चुकी है। तो सच प्रॉमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रॉमिसिंग। तो ऐसे में तुम लोगों ने जो लॉस झेल लिया, मान लो तुमने बुक्स परचेज कर ली, तुमने कोई ऑटो वाले से डील कर ली कि भाई हमें रोज हम स्टूडेंट प्राइवेट पे छोड़ के आना पढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें हो गई, या तुमने फीस जमा कर दी, तो सारे के सारे लॉस दैट यू कैन क्लेम फ्रॉम मी। ठीक है ना? तो लिखा ना विच सच प्रोमिस सस्टेन थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस तो परफॉर्म हो नहीं पाएगा, अनलॉफुल हो चुका है। ठीक है ना? तो जब मुझे पता था या मैं पता कर सकता था, लेकिन मैंने फिर भी ना पता किया, या पता था तो तुम्हें बताया नहीं, और फिर भी झूठ बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं पूरा कर दूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनसेशन, यानी वही जो कि नोन टू वन, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी करी थी ना कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो नोन टू बोथ अननोन टू बोथ का थर्ड पॉइंट जो था नोन टू वन, तो नोन टू वन वाला कॉलम है ये। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद फिर इन्होंने इसको एनालिसिस में दे रखा है कि द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मे बी ऑफ टू टाइप्स, इनिशियल जिसको मैंने बोला एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो इन्होंने भी दे दिया कि इफ नोन टू द पार्टीज, पहला पॉइंट, और उससे पहले के एग्जांपल देख लो, a Hindu who was already married contracted to marry b a Hindu girl according to law। अब देखो ये क्या है, लॉ ये कहता है सेक्शन 494 इंडियन पीनल कोड में, एक हिंदू पहली मैरिज के होते हुए दूसरी मैरिज अगर करता है या करने की कोशिश करता है तो दैट इज अ क्राइम। ये देखो इसमें साफ साफ दे रखा है, क्योंकि मुस्लिम्स में अलग चलता है उनका पर्सनल लॉ, इसलिए ये हिंदूज के लिए रूल को बताने पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो उसने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी की, उसने मतलब बात की, ए मस्ट मेक कंपनसेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने झूठ बोला, उसने अपनी पुरानी मैरिज छुपा दी, जिसकी वजह से जो मतलब लड़की है वो तैयार हो गई, उसे पता था कि वो अनमैरिड है, इसलिए उसने शादी करने के लिए एग्री किया। बाद में पता चला, यानी कि जब परफॉर्मेंस के डेट पे हो सकता है कि मंडप में फेरे होने ही वाले थे, कि उसकी पहली पत्नी आ गई और उसने मारपिटाई शुरू कर दी, तो इन दैट केस शादी तो वहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन जो लड़की पक्ष ने जितना नुकसान झेला उसके लिए वो जो लड़का है, लड़का क्या, वो जो ऑलरेडी शादीशुदा मेल है, दैट पर्सन विल मेक कंपनसेशन टू द गर्ल फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो शादी का खर्च, मंडप का खर्च, मेंटल हैरेसमेंट, सब सब क्लेम हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस अब सर। देखो इसमें देखा नोन टू बोथ, दोनों को पता है, तो दोनों को पता है, जैसे मैंने बोला था कि मैंने कहा कि भाई मरे हुए आदमी को जिंदा कर दो, इशिता जिंदा कर दोगी? तो इशिता बोली हाँ सर, 5 लाख रुपए निकालो, अभी जिंदा कर दूंगी। बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? Very possible. हाँ सर, इम्पॉसिबल है। नहीं देखो ये तो तुमने बड़े अच्छे से बोला, लेकिन तुम लोग क्या बोलोगे? बोले देखो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, वो कह रहे हैं मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा, दूसरी कह रही है कि हाँ मैं जिंदा कर दूंगी, पैसे दे दो, पागल बना रहे हैं, यही बोलोगे ना तुम लोग? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि जब दोनों को पता है कि द थिंग्स आर इम्पॉसिबल या कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल, देन व्हाई यू आर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट? यू आर नॉट मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर मेकिंग अ फन। यानी हम दोनों मजाक कर रहे हैं। जैसे मतलब कई उसमें एक पुरानी मूवी थी राजेश खन्ना की, बोले अरे हाँ कैसे हो, दूसरा अचानक किसी चलते फिरते आदमी से बोला क्या कहते हैं, बोले हाँ बहुत बढ़िया हूँ, और तू कैसा है? दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आसपास के लोग देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दोस्त मिल गए हो। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं और उनके साथ वाले पूछते हैं अरे कौन था इतना आपका क्लोज दोस्त? बोला मुझे ना पता कौन था। बोले तो तुम बात कैसे कर रहे थे? बोले वो मेरे से मजे ले रहा था, मैं उससे मजे ले रहा था, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है, तो जब दोनों को पता है, अब इसमें दे रखा है कि
A promised to pay a sum of 5 lakh रुपए if he able to swim across the Indian Ocean. Indian Ocean from Mumbai to, क्या लिखा है, अधीन विद इन अ वीक, एक सप्ताह में कोई तैर करके इंडियन ओशियन क्रॉस कर जाएगा, सोचो। नो सर, कर पाएगा भाई? नो सर, नो सर। लेकिन फिर भी ये दोनों बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं? यस सर, ठीक है, वही वाली बात जैसे मैंने इशिता से बोला, इशिता तुम क्या मरे हुए आदमी को जिंदा कर दोगी? इशिता बोली हाँ मैं जिंदा कर दूंगी। तो बेवकूफ बना रही है लड़की, ठीक है ना। सेकंड, अननोन टू पार्टीज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी अननोन टू पार्टीज को हम मिस्टेक की कैटेगरी में ले जाते हैं, जब दोनों पार्टी गलती करे तो ऑलरेडी वॉइड हो ही जाता है। नोन टू द प्रोमिसर ओनली, अभी मैंने बता दिया कि नोन टू प्रोमिसर में जिसको पता था उसको दूसरे पार्टी को इन्फॉर्म करके कॉन्ट्रैक्ट को वाइंड अप कर देना चाहिए था, बट उसने फिर भी नहीं बताया। तो दूसरे को जो लॉस हुआ, अभी हमने मैरिज वाला पढ़ लिया, पहली शादी होते हुए उसने दूसरी मैरिज की बात कर ली। अगर वो लड़की को सच सच बता देता कि देखो भाई मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो क्या लड़की वो शादी करती उससे? बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन उसने नहीं बताया सच, बेचारी अपने घर वालों को तैयार करके, पंडित को बुला करके, 500 लोगों का खाने का इंतजाम करके, बैंड बाजा अरेंज करके बैठी हुई है, और पता चला कि ये तो फ्रॉड निकला। ठीक है, हो जाएगा ना बच्चों। एंड लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है सब्सिक्वेंट एंड सुपरवीनिंग और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये भी मैं बार बार बता चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय ठीक था, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम पे इट बिकम्स इम्पॉसिबल और इलीगल बाय ऑकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसी में देखो दे रखा है सच एज, जैसे इन अदर वर्ड्स, थर्ड लाइन में चेक करो, इन अदर वर्ड्स समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन इट इज मेड। यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस समय कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल था, ठीक है। बट सब्सिक्वेंटली सम इवेंट हैपेंस, कुछ ऐसा होता है which renders the performance impossible, जो उस परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल या अनलॉफुल क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो सच इम्पॉसिबिलिटी को हम सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं, और इसको पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो। ऐसे में भी द कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट विल बी वॉइड एंड द पार्टीज आर डिस्चार्ज। क्योंकि फिर बात यहाँ पर आ रही है कि बाद में लॉ चेंज हो गया। कल मैंने बोला सिंगर था, सिंगिंग की परफॉर्मेंस से पहले मर गया, ठीक है। पेंटर था, परफॉर्मेंस से पहले हाथ कट गए, तो फॉल्ट किसी का नहीं है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो इम्पॉसिबिलिटी चाहे पहले की हो चाहे बाद की हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी पार्टी पे नहीं आती है। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। बस एक ही केस में आती है जब एक पार्टी को पता था और उसने दूसरे को नहीं बताया। एग्जाम्पल लास्ट, A and B contracted to marry each other before the time fixed for the marriage. A becomes mad. जो दूल्हा था वो पागल हो गया। In this case, the contract becomes void due to subsequent impossibility. अभी तुमने 5-7 दिन पहले टीवी पे न्यूज देखी होगी कि बिहार का एक एरिया है पालीगंज, तो पालीगंज में शादी के लिए, मतलब शादी की तैयारियां थी, और कोरोना के इस एपिसोड में भी परिवार वाले नहीं माने और शादी के लिए पहुंच गए। और इधर दूल्हे की तबीयत खराब हो चुकी थी, और जब वो मंडप में पहुंचा तो तबीयत खराब हुई थी, उसका चेकअप नहीं कराया था, दूल्हे की मौत हो गई वहीं पे मंडप में, ठीक है। और वहीं पर जब उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव था, यानी दूल्हा कोरोना पॉजिटिव था, और शादी से ठीक पहले उसकी डेथ हो जाती है। और लगभग 72 जो लोग थे, लड़की वाले लड़के वाले, वो सब कोरोना पॉजिटिव मिले। 95 लोग पॉजिटिव है। मैंने उस समय पढ़ा था तो 72 था, फिर एक न्यूज चैनल में 43 दिखा दिया था, हो सकता है 75 हो। तो वो चीज हो रहे होंगे ना जब जब रिपोर्ट्स आ रही होंगी। हाँ, वो जैसे सब आ रही थी। तो ओवरऑल हमारे लिए मतलब मोटी सी बात है कि लगभग अप्रॉक्स 70 लोग पॉजिटिव निकले। अब बताओ कि लड़के वाले क्या शादी का जो लड़की का खर्चा हुआ उसको कंपनसेट करेंगे? तो करना तो चाहिए। देखो करना तो चाहिए, लेकिन लड़के वाले में उनका लड़का चला गया, बुढ़ापे
रुपए की लाठी चली गई, Yes, ठीक है, sir. घर का लौता सहारा चला गया, कुल दीपक चला गया, घर का चिराग चला गया, और तुम कह रही हो कि देना पड़ेगा, और वो भी अपनी गलती से नहीं। भाई अचानक तबीयत खराब हुई, क्या पता था किसी को कि वो कोरोना हो जाएगा? आज की डेट में तो पता ही नहीं चल रहा ना कोरोना की सिम्टम्स। भाई अचानक Yes, नॉर्मल आदमी को भी हो जा रहा है, तो इसलिए बेचारे को, एक तो बेचारा मर गया, उसके परिवार पे ऐसा मत जुल्म ढाओ इशिता। yes, sir. ठीक है बच्चों, तो मोटी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि किसी ने जानबूझ करके नहीं किया था, इम्पॉसिबिलिटी हो गई, अब शादी तो उसकी हो नहीं पाएगी उस समय। वो एक अलग बात एक और है कि उसी समय उस शादी में प्रीत सिंह खुराना होते, पहुंच जाते, अरे बोलो कोई नहीं, चलो मैं करता हूँ शादी, बारात वापस नहीं जाएगी, खाना खराब नहीं जाएगा, सारे सीए फाउंडेशन के बच्चों को बुला लो, दावत आज यहीं पे खाना। ऐसा हो सकता है कि कोई बात हो जाए, बट जनरली इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और पार्टी का, किसी पार्टी का फॉल्ट नहीं था, इसलिए कोई पार्टी रेस्पॉन्सिबल नहीं है कोई क्रिएट करने के लिए। ठीक है भाई प्रीत? हाँ जी, प्रीत सिंह खुराना, बोलो भाई, डर गए क्या? रुक जा भाई। यस सर। है? डर डर तो नहीं गए? हेलो? यस सर। जब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आता ना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, डरे तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे कहीं नहीं बिहार सर, का? सर वो मेरे एरिया में रेन हो रही है, इसलिए नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कहा बिहार के नाम से डर गए हो, बोले बिहार में कौन जाएगा। नहीं सर। चलो तुम सरदार हो ना प्रीत? यस सर। तो सरदार जो है, जो सरदारों का जो ये सिख जो स्वरूप है, केश कच्छ कड़ा कंघा कृपाण, यानी जो पग बांधते हैं सिख, वो कहाँ से शुरू हुए पता है तुम्हें? गुरु गोविंद मतलब सिंह के सर टाइम से। ओरिजिन या वैसे? हाँ, मतलब ये जो यस सर। सिखों को खालसा उन्होंने सरदारों शुरू करा था। खालसा जिन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने। और जो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, वो कहाँ के थे पता है? सर एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, हिस्ट्री मैंने इतनी नहीं पढ़ी। अरे बिहारी थे बिहार. भाई, गुरु गोविंद सिंह जी बिहारी थे। पटना साहिब का गुरुद्वारा फेमस है, पटना साहिब सुना होगा। लोग पूरे मतलब वर्ल्ड यस से सर। आते हैं वहां पर दर्शन करने। तो इसलिए बिहार से डरना नहीं है सरदारों को, बिहार से ही सरदारों ने एक नई वो शुरू की थी। चलो, हाँ, अब आ जाते हैं, देखो 56 हो गया, 57 पे आते हैं। 57 तुम्हें पता है, 58 तुम्हें पता है, हेडिंग पढ़ लो, तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। बताओ भाई क्या करोगे? पढ़ चुके हो? लीगल इलीगल सेपरेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लीगल पोर्शन को परफॉर्म करना है, इलीगल पोर्शन को परफॉर्म नहीं करना। एग्जाम्पल चेक करो। ए बी एग्री, ए सेल अ हाउस फॉर 5 लाख रुपए, और साथ में ये कह दिया कि अगर उसने मेरे इस मकान को गैम्बलिंग के पर्पज से यूज किया तो 7.5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। यानी 5 लाख में मकान खरीदा, और खरीदते समय एक कंडीशन आती है कि भाई 5 लाख, 7.5 लाख रुपए और देना पड़ जाएगा अगर आपने घर का गैम्बलिंग के पर्पज से इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, 5 लाख में घर परचेज करना और 7.5 लाख में गैम्बलिंग स्टार्ट करना। दोनों अलग अलग हैं, बात ही खत्म हो गई। हमें कौन सा पार्ट परफॉर्म करना है? बस सर 5 लाख रुपीज. सर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट परफॉर्म करना है, यानी रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी दो साइड से दो प्रॉमिसेस हो, दोनों साइड से, जिसमें से कुछ काम लीगल हो कुछ काम इलीगल है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें देखना है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। हमें जो लीगल पोर्शन है उसको परफॉर्म करना है, इलीगल को परफॉर्म नहीं करना। ठीक है ना? अगला भी करता है सेक्शन 58, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस। ठीक है ना? अब मैंने मान लो इशिता से बोला कि इशिता मेरे लिए तुम 1 किलो टाटा नमक ला दो,
मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, और मैंने कहा कि अगर तुम नमक ना ला सको तो एक काम करो, मेरे लिए तुम 10 ग्राम चरस ला के दे दो, तो भी 50 रुपए दूंगा। कोई एक काम कर दो, 50 रुपए मिलेंगे, चलो 500 मिलेंगे। इशिता, Yes, sir. तो कौन सा काम करोगी? नमक ला के दूंगी, क्यों? क्योंकि सर वो लीगल है। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने देखो ऑल्टरनेटिव दे दी है। डिफरेंस क्या है 57 में, 58 में? 57 में तो ये कह दिया कि प्रॉमिस में जो है लीगल और इलीगल पार्ट है, तो आपको लीगल पार्ट को परफॉर्म करना है, इलीगल पार्ट को परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन इस वाले में दे रखा है कि मतलब प्रॉमिसर ने मतलब जो है वहां पे मतलब उसे 2 पार्ट में है, यानी कि या तो लीगल पार्ट पूरा करे या इलीगल पार्ट करे, उसके पास चॉइस है। अगर वो लीगल पार्ट परफॉर्म करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और उसको पैसा या जो भी कंसिडरेशन है मिलेगा। लेकिन वो अगर इलीगल पार्ट को परफॉर्म करता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनलॉफुल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ दे रखा है कि एग्जाम्पल चेक कर लो कि the law on this point is contained in section 58 that says कि in the case of the alternative promise one branch of which is legal and the other illegal, तो the legal branch alone can be enforced। ठीक है ना, 2 ब्रांचेस हैं। अब आपने कौन सी, जैसे होता है ना खेलते होगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80 90 पूरे 100, ठीक है, और 100 में लागा धागा क्या है आगे, तो उसके बाद जो चोर निकल के भागा और उसके बाद बच्चा दोनों हाथ में मुट्ठी में सिक्का रख करके रख देता, बताओ कौन सा है। ऐसे कुछ होता है, तुम लोग खेलते होगे ना। तो अब बस सिंपल सी बात है, अगर तुमने सही चूज किया तो तुम आगे बढ़ोगे और गलत चूज किया तो तुम गलत रुक जाओगे। सेम यहाँ पर भी है, एक पार्टी ने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको काम करना है। अब आप कौन सा चूज करते हो, लीगल चूज करते हो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो जाएगा, इलीगल चूज करते हो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ तक तुम्हारा था रेसिप्रोकल प्रॉमिस और उनकी परफॉर्मेंस। फटाफट रिवाइज करो कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है बोथ साइड से प्रॉमिस कैसे परफॉर्म करें। तो सिंपल सा तरीका है कि आप आपस में फिक्स करो कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी पार्टीज कैन डिसाइड कि हु विल परफॉर्म फर्स्ट। अदरवाइज आपके पास जो मार्केट ट्रेंड है आप उसको फॉलो कर लो, हम पढ़ चुके सारा, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस में जो है ये तुम्हारे पॉइंट्स थे कि अगर एक पार्टी ने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और इम्पॉसिबिलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा। तो हमने इम्पॉसिबिलिटी, टाइम, रेसिप्रोकल प्रॉमिस की परफॉर्मेंस का ऑर्डर सब पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैंने तुम्हें बता दिए थे। लास्ट क्वेश्चन यही बताया था कि इम्पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको सेक्शन 56, 57 एंड 58 बतानी है। मेनली 56 बताना है, जिससे मैंने थोड़ा सा लिख के भी बताया था और एक्सप्लेन भी कर दिया। तो हम इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि इम्पॉसिबिलिटी नोन टू पार्टीज, अननोन टू पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुपरवेनिंग, सारे मैंने बता दिया है। तो वो आप बना दोगे और साथ में उसके बाद ये सेक्शन 57 एंड 58 को भी ऐड कर दो, तो तुम्हारा इम्पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूरा होगा। अब जो अगली 2 सेक्शन है इन पर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इन पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये मेनली रीपेमेंट से जुड़ा हुआ है। रीपेमेंट, ठीक है ना, यानी डेबिट का को रीपे करते समय हाउ द अमाउंट वुड बी एडजस्टेड, दैट इज द थीम या दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस दीस पर्टिकुलर सेक्शंस। तो इसमें पहला पॉइंट फटाफट हेडिंग ही देख लो, हेडिंग दे रखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन मतलब जानते हो? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, गुड, एडजस्टमेंट। So how the amount will be adjusted, that is the main concern of this particular topic। और लिखा भी है इसकी स्टार्टिंग पढ़ो कि sometimes a debtor owes several debits। मान लो मैंने देवाशीष से 5,000 रुपए उधार लिए एंड 5,000 मैंने कुछ दिनों बाद पे कर दिए,
So is there any problem regarding adjustment or not? No, sir. No, because the amount is one. ठीक है, और सेम अमाउंट मैंने पे कर दिया, तो देयर इज नो इशू. ठीक है, हम उसको भी काउंट नहीं कर रहे. क्या नाम है, इंटरेस्ट को. आप जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल्स. हम तो प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं. तो देवाशीष से 5,000 लिए, मैंने 5,000 पे कर दिए. देयर इज नो इशू ऑफ एडजस्टमेंट एंड देयर इज नो रूल अप्लाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि मैंने देवाशीष से 5,000 रुपए जून में लिए, 5,000 जुलाई में लिए, 5,000 मई में लिए 2020 में. 3 बार मैं अब तक 5,000 रुपए ले रहा हूँ, और आज मैं 5,000 रुपए यानी 5,000 रुपए रीपे कर रहा हूँ. कंफ्यूजन होगा नहीं होगा बच्चों? देवाशीष, Yes, sir. ठीक है. तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि 5-5 हजार रुपए करके 3 बार लिए गए और आज एक 5,000 रुपए पे किया जा रहा है. तो ये कौन से 5,000 को एडजस्ट किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को और थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं कि जो मई में जो 5,000 रुपए लिए थे उस पे 2% ब्याज इंटरेस्ट, जून में लिए उसमें 10%, और जुलाई में जो लिए उस पे 7% इंटरेस्ट. तो अब सोचो मैं कौन सा 5,000 रुपी पहले निपटाना चाहूंगा. जून वाला. जून वाला. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा. हाई इंटरेस्ट. हाई. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन मैंने क्या करा, मैंने तो देवाशीष को पैसे दिए और बस कुछ नहीं बोला. तो देवाशीष कौन सा एडजस्ट कर लेंगे? जुलाई वाला. क्यों? मई वाला. क्यों? मई वाला, क्योंकि मई में सबसे कम थे, 2% ब्याज था. तो देवाशीष ज्यादा अर्निंग के पर्पज से सोचेंगे कि भाई जब पैसा मिला है और उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो मैं तो सबसे कम इंटरेस्ट वाले को निपटा देता हूँ, ताकि हाई इंटरेस्ट वाला भी और कुछ अर्निंग करने का मुझे मौका दे देगा. और मान लो एक और चीज, आज से 10 साल पहले मैंने 5,000 रुपए लिए थे देवाशीष से, और जो टाइम बार्ड हो गया था और मैंने 5,000 रुपए दिए देवाशीष को. देवाशीष ने क्या करा, ना जून वाला, ना जुलाई वाला, ना मई वाला, उसने तो 10 साल पहले वाला एडजस्ट कर लिया. कोई नहीं रोक सकता इनको, कोई नहीं रोक सकता. दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. ठीक है, लेकिन इस पे कुछ रूल्स हैं. ये देवाशीष को चांस कब मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये मुझे लगता है समय हमारे पास अभी है 2.5 मिनट है, मैं बता देता हूँ जितना. तो सबसे पहला राइट किसका है? पहला राइट है डेटर का. डेटर का यानी मेरा, कि मैं जब देवाशीष को रिपे करूं तो मैं क्लेरिफाई कर दूं कि मिस्टर देवाशीष, मैं जो ये 5,000 रुपए दे रहा हूँ, ये 5,000 रुपए जून के पे को, जून के लोन को एडजस्ट करने के लिए है. तो नाउ देवाशीष इज बाउंड टू अप्रोप्रिएट दिस पेमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ओनली. क्लियर है पहला पॉइंट? यस सर. ठीक है. लेकिन अगर मैं मिस कर गया, मैंने पैसे दे दिए देवाशीष को और मैंने कुछ नहीं बोला, तो देवाशीष का राइट शुरू हो जाता है और देवाशीष कोई सा भी अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, कोई सा भी. तो देवाशीष ने तो देखा कि 10 साल पहले वाला जो पैसा मेरा मर गया है, मैं उसको पहले एडजस्ट करूं, तो देवाशीष ने उसको एडजस्ट कर लिया. कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती किसकी है? डेटर की. डेटर की. उसने रीपे करते समय मतलब इंडिकेट क्यों नहीं किया कि ये मैं किस लिए पे कर रहा हूँ. ठीक है, तो देखो लिखा भी है, जरा यहाँ तक आज इस लाइन को पढ़ के खत्म करते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया है. कि where a debtor owing several distinct debits to one person makes a payment to him either with express intimation, यानी खुल के बता दे कि मैं 5,000 रुपए कौन से के लिए पे कर रहा हूँ, या circumstances, यानी मैंने इंटरेस्ट डाल दिया 5,000 के साथ, मैंने 10% ब्याज लगा दिया, इसका मतलब है कि मैं जून वाला पे करना चाह रहा हूँ,
5,000 के साथ अगर मैंने 2% इंटरेस्ट वाला अमाउंट लगाया होता, जिसका मतलब मैं मई वाला एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है कि मैं या तो एक्सप्रेसली बोलूं या इनडायरेक्टली बोलूं कि द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू दी डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेबिट, की कौन से पर्टिकुलर डेबिट के डिस्चार्ज के लिए मैंने लगाया है। और अगर ऐसा हुआ यानी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि पेमेंट वही वाला एडजस्ट होगा जो मैंने बोला। ठीक है बच्चों, समय समाप्ति में 10-15 सेकंड रह गए हैं तो कट जाएगा, तो हम कल ज्वाइन करेंगे। तो मोटी मोटी बात क्लियर हो गई ना कि डेटर पे करते समय क्लियर कट बोल दे कि कौन सा अमाउंट एडजस्ट होना है, क्रेडिटर उसी को एडजस्ट करने के लिए बाउंड है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. और समय Yes. खत्म ही हो